जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का क्वेश्चन, सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सभी लोग इसका जवाब दे दीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया और कई सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। India enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation to। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने जो जीआई टैग लाया है, जीआई टैग एक संस्था है, विश्व की एक संस्था है, उस संस्था के एक समझौता के तहत भारत ने जीआई टैग लाया। किस संस्था के समझौता के तहत भारत ने जीआई टैग लाया है, किस संस्था के अधीन जीआई टैग काम करता है? तो ऑप्शन ए है आईएलओ, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है यूएनसीटीएडी अंटार्ड, या ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रत्येक दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को इस तरह से टिक करके टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकें। सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। जो कर्नाटका हिजाब इशू था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी पहुंचा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 हो या कोई भी मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, हम सबकी रक्षा करेंगे। एक अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन कहा है कि उचित समय पे सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई करेगी, यानी पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आने देते हैं, उसके बाद अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पे कार्रवाई करेगी। देखिए, ये इशू अब डेली चर्चा में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आर्टिकल 25 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पढ़ना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ लीजिएगा। डेली इस इशू को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का निर्णय क्या आएगा, या सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देगी, या सुप्रीम कोर्ट क्या अपना स्टेप उठाएगी, उस स्टेप को देखने की आवश्यकता है। उसके बाद इस न्यूज को एक बार के लिए देख सकते हैं। संसद सत्र जो हुआ था उसमें मैंने कहा था कि 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, दूसरा है कि बजट, और तीसरा इकोनॉमिक सर्वे। ये तीनों ही आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो बजट सत्र के शुरुआत में अभिभाषण देते हैं तो उस पर क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पे पक्ष और विपक्ष अपना पॉइंट रखते हैं और चर्चा लंबी चलती है। तो वो सब ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। छोटा मगर लंबे अरसे बाद हंगामा मुक्त रहा संसद सत्र। हाँ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप लोग को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पचास % परियोजनाएं पूरी, बाकी पे काम तेज। नमामि गंगे को लेकर के दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे नमामि गंगे परियोजना के बारे में। तो गंगा को साफ करने की परियोजना है। जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत सरकार के द्वारा किया गया था। सरकार इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया जाता है। गंगा के किनारे स्थानीय स्तर पे मानव अवशिष्ट प्रबंधन किया जाता है। इसके जो प्रमुख स्तंभ है, यानी नमामि गंगे योजना का जो बहुत सारा प्लान चल रहा है देश में, उसमें कुछ प्लान है। जैसे एक है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद सिटी है, गंगा के किनारे बसा हुआ है, कानपुर सिटी है, पटना है, हरिद्वार है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नाली होता है,
नाली का पानी सीधे गंगा में चला जाता है। अब सोचिए नाली में कितने अवशिष्ट होते हैं, मलमूत्र होते हैं, सब होते हैं, तो उसका पानी सीधे गंगा में चला जाता है तो गंगा को प्रदूषित करता है। तो सरकार क्या लाई है कि एक सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाई है कि जहाँ पे गंगा में वो मिलेगी, जैसे मान लीजिए पटना में गंगा नदी का में एक सीवर जाकर के मिलती है, एक नाली जाकर के मिलती है, तो जहाँ वो मिलती है उससे पहले, उससे लगभग मान लीजिए 200, 300, 400 या 500 मीटर पहले उसके पानी को पूरा शुद्ध कर दिया जाएगा। सीवर ट्रीटमेंट के द्वारा पानी को सही कर दिया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा, उसके बाद गंगा में भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये जो प्लान है, ये प्लान काफ़ी हद तक गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए या नमामि गंगे के लिए ये आवश्यक प्लान है। दूसरा है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। रिवर जो है उसका फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर के बगल में आप घूमने के लायक बना दिया जाए। पटना में अगर आप देखेंगे तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अच्छा डेवलप कर दिया गया है। तीसरा है नदी सतह की सफाई। नदी सतह की सफाई जरूरी क्यों है? क्योंकि जो नदी के सतह में गाद जमा हो जाता है, ऐसे कई सारे रिपोर्ट में इस बात को साबित किया जा चुका है कि उसी गाद के कारण, या वो गाद एक महत्वपूर्ण कारण है बाढ़ आने का। यानी अगर कोसी नदी में मान लीजिए बाढ़ आता है या किसी भी नदी में अगर बाढ़ आता है तो उसका रीजन क्या है? उसके एक महत्वपूर्ण रीजन है कि नदी का जो सतह है, जैसे मान लीजिए नदी का सतह है, ऊपर में पानी बह रहा है, तो यहाँ पे गाद काफ़ी मात्रा में कलेक्ट होता है, तो इसलिए पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है। जैव विविधता और गंगा ग्राम, तो ये सब गंगा के आसपास के क्षेत्रों को शुद्ध करने के लिए गंगा ग्राम योजना लाया गया था। ओडीएफ फ्री करने के लिए गंगा ग्राम योजना लाया गया था। जैविक विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ बजट में अगर आप इस बार देखेंगे तो बजट में घोषणा किया गया है कि गंगा नदी ये है, ये गंगा नदी है, इसके 5 किलोमीटर के रेंज में इधर और 5 किलोमीटर के रेंज में इधर 5 किलोमीटर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देश में कई सारी परियोजना चल रही है जो गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए या नमामि गंगे योजना के तहत चल रही है। कई सारी परियोजना, लगभग 300 से अधिक परियोजना देश में चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नमामि गंगे या गंगा की को पुनर्जीवित करना या गंगा को स्वच्छ करना। अब देखिए यहाँ पे जो है CAA विरोधी प्रदूषण के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले यूपी सरकार। पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे CAA काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2019 में जब ये बिल आया था, उसके बाद कानून बना था, तो देश भर में हंगामा हुआ था और काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। जिस तरह से किसान आंदोलन था, उससे पहले CAA उसी तरह का आंदोलन था। लेकिन CAA के बारे में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी किया था, और वो टिप्पणी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि CAA के पक्ष और विपक्ष दोनों में आंदोलन चल रहे थे। कुछ लोग पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहा था, कुछ विपक्ष में कर रहा था, कुछ पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, कुछ विपक्ष में आंदोलन कर रहे थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि CAA के पक्ष या विपक्ष दोनों में जो आंदोलन कर रहे हैं, 95% लोगों को पता ही नहीं है कि CAA आखिर है क्या। और सही बात है, जो पक्ष में आंदोलन कर रहा है या विपक्ष में आंदोलन कर रहा है, दोनों को लगभग 95% लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर ये CAA का एग्जैक्ट क्या प्रोविजन है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी किसी टॉपिक का अगर समर्थन करते हैं, किसी व्यक्ति का समर्थन करते हैं, किसी मुद्दे का समर्थन करते हैं, किसी आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले आप उसके बारे में ज्ञात लीजिए, जानकारी लीजिए एग्जैक्ट, उसके बाद उसका समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, वो आप पे है, लेकिन पहले उसकी जानकारी कलेक्ट कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस कर दूंगा CAA का। CAA मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में जब आज़ादी के बाद जो पहला कानून बना था नागरिकता को लेकर के, तो वो था नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या संशोधन करता है? तो ये संशोधन करता है, यह प्रावधान
यह प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब देखिए इसका कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014। यानी क्या कल कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ जाता है इंडिया, वो ईसाई कम्युनिटी का हो, या बांग्लादेश से इंडिया आ जाता है ईसाई कम्युनिटी का हो, तो क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उस पर लागू होगा? बिल्कुल नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उसी पे लागू होगा जो 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुका है। 11+1 की जगह अब सरकार 5+1 के आधार पे नागरिकता दे रही है। देखिए, विश्व का कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकता को अप्लाई कर सकता है। एक क्लिष्ट मैं उदाहरण देता हूं, अदनाम सामी का। अदनाम सामी को भारत की नागरिकता मिली हुई है, वो पाकिस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो विश्व का किसी भी देश का किसी भी धर्म का नागरिक भारत की नागरिकता ले सकता है। उसका कंडीशन यही है कि आपको 12 वर्ष भारत में रहना है, 11 वर्ष आपको भारत में पहले रहना है और 1 वर्ष लगातार आपको भारत में रहना है। इस तरह से टोटल 12 वर्ष अगर आप भारत में रहेंगे तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या प्रोविज़न किया गया? उसमें प्रोविज़न यही किया गया कि 5+1 का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। यानी 5 वर्ष भारत में आप रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से भारत में आप लगातार रह रहे हैं, यानी भारत में 6 वर्ष आप रह रहे हैं, तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सभी व्यक्ति के लिए है वो है 12 वर्ष भारत में रहिएगा तब नागरिकता के लिए अप्लाई कीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बस ये किया गया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के वैसे नागरिक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, वो इंडिया में 6 वर्ष रहने के बाद ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो यही बेसिक इशू था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मुस्लिम को क्यों शामिल नहीं किया गया? तो सरकार का तर्क है कि मुस्लिम जो है इन देशों में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और अफगानिस्तान हो, मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में है। तो मुस्लिम मेजोरिटी में ऐसे कंडीशन में मुस्लिम को धर्म के आधार पे उनका उत्पीड़न वहाँ पे नहीं होता होगा। एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में मुस्लिम लोगों पे धर्म के आधार पे उत्पीड़न नहीं होता है जो इन लोगों पे होता है। हिंदू पे होता है, बौद्ध में होता है, सिख में होता है, ईसाई पे होता है। तो इसलिए मुस्लिम को इससे एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल देश है। दूसरा प्रोविज़न किया गया था इसमें, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 2 प्रोविज़न किया गया था। एक तो यह किया गया था जो डिस्कस मैंने आपके साथ किया, और दूसरा प्रोविज़न किया गया था ओसीआई कार्ड धारक को लेकर के। ओसीआई कार्ड धारक क्या होता है? ओसीआई कार्ड धारक मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसा व्यक्ति जो विदेश में भारत का नागरिक बन चुका है। अभिजीत बनर्जी जिसे नोबेल मिला था, अमेरिका के निवासी हो चुका है, लेकिन वो भारत के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर भारत मान लीजिए आएंगे और उसके पास ओसीआई कार्ड है तो एयरपोर्ट पे उसको उतना चेकिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वीज़ा उसको आसानी से मिल सकता है, कभी भी वो इंडिया आ सकता है। तो इसलिए ओसीआई कार्ड में भी कहीं जो है संशोधन किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के। अगला न्यूज़ हमारे पास ये है, अगले 2-3 माह में 100 शैक्षणिक टीवी चैनल का कार्य शुरू होगा। बजट में ऑलरेडी इसकी घोषणा किया था कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 शैक्षणिक टीवी चैनल को शुरुआत किया जाएगा, राइट। और उसमें जो है कई सारे व्यावसायिक चैनल भी होंगे। तो बजट पे डिस्कस मैंने सेपरेट रूप से किया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, क्या एक साथ सुने जा सकते हैं निजी क्षेत्र में आरक्षण के मामले? आपको ज्ञात होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया गया। अब 75% आरक्षण मतलब समझिए, हरियाणा जो है का बहुत सारा 2-3 सिटी जो है दिल्ली एनसीआर का पार्ट, जो महत्वपूर्ण सिटी है। फरीदाबाद हरियाणा का पार्ट है, हरियाणा का अंग है।
और वो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी फरीदाबाद में काम करती हैं। इसी तरह से गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली का पार्ट है, जबकि एक्चुअली वो है हरियाणा में। तो अगर हरियाणा सरकार ये नियम ले आई है कि 75% युवा जो होंगे प्राइवेट कंपनी में वो हरियाणा के होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एप्पल की कंपनी हो, वो एसेंचर की कंपनी हो, विप्रो हो, ये सब जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सर्वाइव कैसे करेगी? वहाँ पे मैक्सिमम काम करने वाले बिहार और यूपी के इंजीनियर होते हैं। तो इसलिए ये मैटर चला गया था, सर्वोच्च न्यायालय मैटर गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह का कई जगह चल रहा है, कई सारे राज्य जो हैं अभी इस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे माननीय कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस तरह का प्रोविजन किया गया, यानी प्राइवेट नौकरी में जो स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात है वो आंध्र प्रदेश सरकार में भी किया गया और झारखंड में भी इस तरह का कुछ प्रोविजन किया गया। तो क्या हम सभी मैटरों को एक साथ सुन सकते हैं? और अच्छा ये रहेगा कि जितने भी देश में इस तरह से मैटर चल रहे हैं, जितने भी राज्य सरकार अपने यहाँ पे आरक्षण लागू कर रही है स्थानीय युवाओं के लिए, उस राज्य के युवाओं के लिए पूरा एक साथ मैटर सर्वोच्च न्यायालय सुन ले और एक कॉन्क्रीट निर्णय पे पहुंचे। आरोग्य सेतु ऐप से बनाए खुद के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ने से साइबर अपराध बढ़ रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर अपराध बढ़ रही है। तो हमारे जो है संसद की एक समिति है, आनंद सम्राट की अध्यक्षता में गृह मामलों की एक अस्थायी समिति है। इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण और सुधार, पुलिस प्रशिक्षण आधुनिकीकरण और सुधार। ये रिपोर्ट टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जिस तरह से देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसी तरह से साइबर अपराध के मैटर बढ़ रहे हैं। 2017 में 21,000 मैटर था, 18 में 27,000 मैटर हो गया, 19 में 44,000 मैटर हो गया और 20 में 50,000 साइबर अपराध के मैटर बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ साइबर अपराध का मैटर भी बढ़ रहा है। अच्छा, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्या साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत के पास कोई कॉन्क्रीट कानून है? क्या स्पेशल कानून है? बिल्कुल नहीं। आईटी एक्ट 2000 के तहत ही हम साइबर अपराध को रोकने के काम करते हैं, तो स्पेशल कानून हमारे पास नहीं है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट यह है कि सरकार को एक स्टेप लेनी चाहिए, एक स्पेशल कानून बनाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए। और इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाया था, जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति। जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति ने डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के अपनी रिकमेंडेशन दिया था और उसके रिकमेंडेशन के आधार पे एक बिल प्रस्तुत किया भी गया था लोकसभा में, लेकिन बाद में उसको संसद की अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें तत्काल रूप से साइबर अपराध को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए। OneWeb ने लॉन्च किया 34 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। OneWeb में जो कंपनी है इसने 34 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसमें बहुत हद तक हिस्सेदारी एयरटेल की हुई है। अब ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना एयर स्पेस सेंटर से। फ्रेंच गुयाना अगर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊपर में पड़ता है और वहाँ भी फ्रांस का आधिपत्य है, फ्रांस का शासन है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस का एक जगह शासन नहीं है, फ्रांस का बहुत ही जगह शासन है, बहुत सारे द्वीप है फ्रांस का। इसलिए अगर आप देखेंगे विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसका है, तो विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन है फ्रांस का। आप लोगों को लगता होगा कि विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो रूस का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस का आधिपत्य एक जगह नहीं है, कई जगह। आप सभी लोग जाकर के फ्रेंच गुयाना मैप देखिएगा, गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा, फ्रेंच गुयाना मिल जाएगा, चेक कीजिएगा आप लोग। दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका के नॉर्थ भाग में पड़ता है। चंद्रशेखर फिर बने टाटा सन्स के चेयरमैन। तो टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? चंद्रशेखर है, एन चंद्रशेखर। अब देखिए बजट पे जो हमने डिस्कस किया था,
यहाँ पे हमने चर्चा भी किया था ये पॉइंट। तेज विकास के लिए बजट में पूंजीगत खर्च पे जोर दिया गया। पूंजीगत खर्च लगभग 34% बढ़ा करके 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्च है। तो पूंजीगत खर्च का टारगेट कितना रखा गया है? लगभग 7.5 लाख करोड़, पिछले वर्ष से 34% बढ़ा के। अब देखिए पूंजीगत खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मैंने आप सभी को कहा था कि इस बजट में सरकार के पास अंतिम मौका था कि सरकार लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक्शन प्लान लेती है। सरकार 2047 को टारगेट करते हुए इस बजट में कुछ निर्णय लिया है, और यही निर्णय है 2047 तक हमें भारत को डेवलप बनाना है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें पूंजीगत खर्च को बढ़ावा दिया जाए। पूंजीगत खर्च में क्या होता है? पूंजीगत खर्च में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करते हैं वो होता है। पूंजीगत खर्च में आप हाईवे बनाते हैं वो होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है। पूंजीगत खर्च वैसा खर्च होता है जिससे सरकार को आउटपुट मिल सकता है। देखिए दो तरह का खर्च होता है, एक राजस्व खर्च होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च। तो राजस्व खर्च यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा खर्च होता है जो सरकार खर्च करती है तो उसे वापस नहीं मिलता। सरकार ने किसी को वृद्धा योजना पेंशन के तहत पैसा दिया तो वो सरकार को क्या वापस मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो खर्च रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा खर्च होता है जो सरकार खर्च करेगी तो वापस मिलेगा सरकार को। जैसे सरकार ने मान लीजिए एक हाईवे बनाया, तो ऐसे कंडीशन में ये जो खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत खर्च होगा। हाईवे बना करके टोल टैक्स के माध्यम से पैसा रिटर्न किया जा सकता है। तो इसलिए तेज विकास के लिए आवश्यक था पूंजीगत खर्च पे जोर देना। यही कहना हमारे देश के वित्त मंत्री का। देखिए इसका भी मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री है, इंडिया आए थे कुछ दिन पहले। तो मुक्त व्यापार को लेकर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में चर्चा चल रही है, और जल्दी हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। इस्लाम जगत में सुधार की सवाल, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सोसाइटी होता है या कोई भी धर्म होता है वो परफेक्ट नहीं होता, और या कोई भी धर्म होता है उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो हमें सबसे पहले समस्याओं को एक्सेप्ट करना होगा। समस्याओं को एक्सेप्ट करना होगा तभी जाकर के हम उसका समाधान कर सकते हैं। मसलन हिंदू धर्म में क्या था कि पहले सती प्रथा को जो है सही माना जाता था, और सती प्रथा को सही माना जाता था जब सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, तब कई जगह इसका विरोध हुआ था। इसी तरह से हिंदू धर्म में क्या था कि नरबलि प्रथा को भी सही माना जाता था, यानी आदमी का बलि देना। अब सोच के देखिए, आदमी को अब बलि देना उसको सही माना जाता था। और इनफैक्ट जब आदमी के बलि देने की प्रथा को समाप्त किया गया था तब भी जाकर के देश में कई जगह विरोध हुआ था। एक जनजाति है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने आंदोलन कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो सती प्रथा का भी विरोध हुआ था, नरबलि प्रथा का भी देश में विरोध हुआ था। तो ये सब आवश्यक बुराई थी जो हिंदू धर्म में थी, तो इसको एक्सेप्ट करके हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स किया गया। उसी तरह का ड्रास्टिक रिफॉर्म जो कई सारे मुझे पॉइंट लगता है कि जो इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसको सुधारना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस होना चाहिए, तभी वो प्रासंगिक रहता है। एक खुशहाल भारत का खाका, 4-5 पॉइंट दिया है राइटर के द्वारा कि 2047 तक भारत विकसित कैसे होगा। पहला पॉइंट यह है कि छोटी छोटी कंपनियों पे ध्यान देना होगा। देखिए हमारे देश में 92% MSME है, यानी इस देश में 100 कंपनी है तो 92 कंपनी MSME के दायरे में आता है, छोटी कंपनी के दायरे में आता है। तो ऐसे कंडीशन में बिना छोटी कंपनी को ध्यान दिए, बिना MSME को ध्यान दिए भारत ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए इस बार भी MSME को लेकर के विशेष प्रावधान किया गया। MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो बिना MSME को ध्यान दिए भारत ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा कि वितरण आधारित मॉडल को डेवलप करना।
वितरण मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आधारित मॉडल को डेवलप करना। तीसरा है रोजगार को पैदा करना। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में। रोजगार पे हमें ध्यान देना होगा। अगर हम रोजगार पे ध्यान देंगे, जितना अधिक से अधिक रोजगार होगा उतना अधिक से अधिक क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, सेविंग्स होगा। लोगों के पास जितना अधिक से अधिक सेविंग्स होगा उतना अधिक से अधिक क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा। जितना अधिक से अधिक निवेश करेगा उतना अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, और जितना अधिक से अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है या ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, ये मूव करना आवश्यक है। और इन्वेस्टमेंट साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल को मूव कराने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें रोजगार पे ध्यान देना होगा। मेट्रो शहर के से बाहर स्मार्ट, ग्रीन, इनोवेशन और व्यावहारिक निवेश पे बढ़ावा देने की आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे छोटे सिटी हैं उस सिटी को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। अब हमें पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, डिजिटल यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और नवाचार मंत्रालय का गठन होना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 3% जो है वो इनोवेशन पे खर्च होना चाहिए, नवाचार पे खर्च होना चाहिए। तो ये सारा का सारा स्टेप उठाया जाना चाहिए 2047 तक के लिए। तभी जाकर के भारत 2047 में विश्व की एक शक्तिशाली देश बन पाएगा, विश्व का एक डेवलप देश बन पाएगा। देखिए, कानून के दुरुपयोग से टूटते परिवार, ये जो दहेज उत्पीड़न को लेकर के जो कानून है उसका देश में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी की। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए बनाई गई आईपीसी की धारा, दहेज प्रताड़ना को लेकर के आईपीसी की धारा 498A है। तो इसका इस्तेमाल जो है महिलाएं एक हथियार के रूप में करती है, खास करके अपने पति और उसके रिश्तेदारों पे गुस्सा निकालने के लिए करती हैं। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी था कि जिस दहेज उत्पीड़न को दिया गया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही है। और इसको साबित करता है एक रिपोर्ट, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डाटा कहती है कि 2012 में 498A जो लागू हुआ था, या महिलाओं के दहेज प्रताड़ना को लेकर के जो बनाया गया आईपीसी की धारा 498A, इसमें टोटल 1,97,762 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15% ही लोग आरोपित साबित हुए। यानी मान के चलिए कि अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस कानून के तहत या इस धारा के तहत, तो सिर्फ 15 लोग ही दोषी साबित हुए। यानी 85% लोगों के केस में इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वाड को लेकर के चर्चा है, क्वाड को लेकर के सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, डिटेल से डिस्कस किया था। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, ये जो कुछ खास मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ विशेष होगा तो मैं चर्चा स्पेशल वीडियो बना करके कर दूंगा। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्वाड के चारों देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों के विदेश मंत्री का सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो ये जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भारत के विदेश मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिना किसी बाधा के आवागमन, शांति, स्थिरता और आर्थिक रूप से संपन्नता बनी रहने की वकालत की या जरूरी बताया, और कहा कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करें और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। ये जो बेसिकली टर्म है कि हम क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें और अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करें, ये अप्रत्यक्ष तौर पे चीन के लिए बोला गया। मैं साबित करता हूँ इसको। चीन और फिलीपींस को लेकर के विवाद हुआ। चीन और फिलीपींस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, एक द्वीप को लेकर के विवाद था। वहाँ पे जो है डिसीजन सुनाया गया था वो फिलीपींस के पक्ष में सुनाया गया था, चीन के अगेंस्ट सुनाया गया। बावजूद इसके चीन उस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का चीन पालन नहीं कर रहा।
तो इसलिए जब हम ये टर्म यूज करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि चीन को अपने सीमा में रह कर काम करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट चीन के अगेंस्ट दिया जाता है। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरे के देश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन किस तरह से अभी दक्षिणी महासागर के दक्षिणी चीन जो क्षेत्र है, साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है, वहाँ किस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है वो हम लोग सभी देख रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये सारा का सारा वर्ड यहाँ से, बस आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा वर्ड जो यूज किया जाता है वो बेसिकली चीन के अगेंस्ट किया जाता है। देखिए जब न्यूज पढ़िएगा आप लोग तो इसी तरह से कुछ कुछ पॉइंट आपको कैच करना होगा कि आखिर इसका क्रक्स क्या है, और यही बेसिकली इसका क्रक्स होता है। बाकी मैं देखता हूँ क्वाड समिट में जो चर्चा चल रही है इसमें अगर कुछ विशेष होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी क्वाड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको आप लोग देखिएगा जरूर। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बना वैश्विक मुहिम चलाना चाहता है भारत। चलिए इतना ही न्यूज था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। एक समझौता था ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो समझौता था, ये समझौता बेसिकली था WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये समझौता था। और इसी समझौता को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इम्प्लीमेंट किया था, ये लाया था, संसद में एक अधिनियम बना था। GI टैग अधिनियम 1999 के माध्यम से हम अपने देश में GI टैग देते हैं, और ये अधिनियम बेसिकली लाया गया था ट्रिप्स समझौता को लागू करने के लिए। और ट्रिप्स समझौता किसका था, तो वो था WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।